वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस 2 मिनट और फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। Good morning, ma'am. मॉर्निंग। I don't have. चलो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 मिनट। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, सो आज की क्लास में हम अपना बिजनेस लॉ स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट है इसका मेरे पास है। सो वी विल स्टडी द यूनिट नंबर 1, दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट नंबर 1 को स्टडी करना। हाँ जी, मैं 12:45 के बाद में, ध्यान रखिएगा, किसी को भी एडमिट नहीं करूंगी 12:45 के बाद में। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा वो मैं उसको एंटर करने नहीं दूंगी। आपके पास है, ठीक है, ग्रुप में जिन्हें मैसेज करना है आप मैसेज कर दीजिए। और लेट की स्टार्टिंग में आपको 1:30 भी मैंने एंटर किया है, लेकिन अब मैं उससे ज्यादा लेट बिल्कुल भी एंटर नहीं करूंगी। और वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई एम टीचिंग योर बिजनेस लॉ। ठीक है, तो मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगी, तो हमें इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें स्टडी करते हैं। बिजनेस लॉ में
लॉ ऑफ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टडी करेंगे। सो यूनिट नंबर 1 है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? The term business is understood and explained in a different ways by the different people. For some, business is an activity। ठीक है, मतलब इसको मैं आपको सिंपल स्टडी करके समझा रही हूँ क्या है ये चीज में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी करने के लिए हमें सबसे स्टार्टिंग में इसके बिजनेस है, बिजनेस को अच्छे से क्या करना है, बिजनेस को हमें इसमें अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सो it is a method of making money, exactly. And some people argue that business is an organized activity to achieve certain predetermined goals or objectives. Dictionary meaning of a business is the act of buying and selling of goods and services, obviously. यानी कि business को, और हम ये जो बिजनेस का कंसेप्ट है इसमें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में हमारे पास कोई ना कोई क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं। उन एग्रीमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस जो है मतलब मेन मतलब एक इम्पोर्टेंट, तो हमारे लिए यानी कि बस है एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, सप्लाई है, सर्टेन जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हमारे पास बाउंडेशंस हैं। ठीक है, बाउंडेशंस हैं, हमें इन सभी में क्या है, इनको जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 एज थे वो सिर्फ हमें ये समझा रहा है, वो सिर्फ हमें ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या होता है, यानी कि प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस क्या होता है कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है, या फिर मैं आपसे गुड्स इस डेट पे परचेज करूंगी, या मैं आपसे गुड्स जो है इस डेट पे परचेज करूंगा। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन प्रोमिसेस टू बी परफॉर्म्ड एट अ लेटर डेट। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना ही समझाया था कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस स्लाइड्स को नहीं किया, क्योंकि हमें अब बिजनेस के बारे में स्टडी करना है। तो क्योंकि हम जब कभी भी हाँ जी, आपको मेरी वॉइस ऑडिबल सभी को? हाँ बोलिए। यस मैम, ऑडिबल है। मैम आपने 15 को क्लास ली थी, मैंने मिस कर दी। नहीं, 15 को मैंने आपको बताया, 15 को कोई क्लास नहीं, नहीं 15 को कोई क्लास नहीं है, आज की ही मेरी क्लास है। और आपको हर क्लास के मतलब शाम के टाइम आपको सारी रिकॉर्डिंग्स जो होंगी आपके यूट्यूब पे ऑन द स्पॉट ही आपको मिल जाएंगी शाम तक ही। सो ये ध्यान रखना, आपको चैनल नेम शायद आप लोग जानते ही होंगे, आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जितना जो आपको समझा रही हूँ अभी फिलहाल अच्छे से स्टडी कर लो। कोई डाउट्स होंगे? हाँ बोलो। मैम मैंने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन करा है, क्योंकि आ नहीं रहा था ना, इसलिए। मैम आपने कुछ स्टडी तो नहीं कराया? कौन सा? मैम मैंने अभी स्टार्ट करी है, क्लास ज्वाइन करी है बिजनेस लॉ की। हाँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, डोंट वरी। ओके मैम। 15 मिनट्स में कुछ भी नहीं हुआ है अभी। आप ये प्लीज सिली क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि अगर लेट आओगे तो लेट ही स्टार्ट होगा, इसीलिए कोई भी अच्छे डिस्टर्ब ना करे। मैं 12:45 के बाद उनको एंट्री नहीं दूंगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम बिजनेस लॉ स्टडी कर रहे हैं, वो यानी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, यानी कि हम बिजनेस लॉ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है ये, तो यानी कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन प्रोमिसेस टू बी परफॉर्म्ड एट अ लेटर डेट। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज्यादा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो बेस्ड की जाती है, यानी कि प्रोमिसेस जो कि हम यानी कि उस प्रोमिसेस के ऊपर जो कि हम लेटर डेट में क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो दीज प्रोमिसेस वेदर मेड बाय बिजनेसमैन और बाय द अदर, ठीक है, क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। एग्जैक्टली, यानी कि अगर आपने यानी कि कोई भी प्रोमिसेस किया है, अब ये
इट मीन्स कि इसमें आपके पास राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है, क्रिएट है। अगर यही राइट्स और ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल नहीं है, इट मीन्स कि अगर यही राइट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वो जो प्रोमिसेस हैं वो यानी कि कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो क्या आप फिर उस चीज में कुछ कर पाएंगे? नहीं। इट मीन्स कि पर इसके लिए हमें एक लीगल यानी कि लीगल वे से जाने की क्या है, रिक्वायरमेंट है। सो इट इज विद द एनफोर्समेंट of these promises that the law of contract is concerned। exactly कि ये जो promises हैं, ये promises पूरा हो सके, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या क्या promise किया, ठीक है, और मैं अगर उस चीज को नहीं कर पाए तो क्या आप मेरे ऊपर कोई मतलब बाउंडेशन डाल सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि वो हम हमारे बीच में कोई भी लॉ यानी कि एग्जिस्ट नहीं किया। सो it is with the enforcement of these promises that the law of contract is concerned। So Contract Act does not lay down the list of obligations that would be enforceable by law, ठीक है, बट इट लेज डाउन द रूल्स, ठीक है, ये नहीं होता कि यानी कि लॉ के द्वारा कि ये ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस के बारे में उसने नहीं बताया। क्या बताया है? सिंपल रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सिंपल रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। सो बट लेज डाउन द रूल्स सब्जेक्ट टू विच रूल्स राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड बाय द पार्टीज, ठीक है, कि इट मींस राइट्स क्या हैं, राइट्स कौन से हैं? मान लीजिए दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और अगर दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट है तो उनके जो एग्रीमेंट हैं वो यानी कि किस टाइप से हैं, तो यानी कि लेज डाउन द रूल्स के बारे में वो हमें ये एक्सप्लेन करेगा। So lays down the rules subject to which rights and duties created by the parties, ठीक है, तो यानी कि वो रूल्स के बारे में स्टडी करेगा तो कि कौन से राइट्स और ड्यूटीज पार्टीज के द्वारा जो क्रिएट की जाती है वुड बी एनफोर्स्ड। The parties to the contract can make whatever rules they want। Obviously आप यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज जाती हैं वो कैन मेक बना सकती हैं वट एवर रूल्स दे वॉन्ट। वो जो रूल्स बनाना चाहती हैं वो उस रूल्स को बना सकती हैं। सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन मेक वट एवर रूल्स दे वॉन्ट। क्लियर? यानी कि वो जो भी रूल्स को, इट मीन्स कि जो रूल्स उन्हें बनाने हैं वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में बना सकती है। आज की हमारी बेसिक क्लास है, सो बेसिक क्लास में ये बेसिक कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन्हें अच्छे से प्लीज स्टडी कीजिए। सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन मेक व्हाटएवर रूल्स दे वांट if these rules are not inconsistent with the provisions of the act। अगर यही जो रूल्स हैं यानी कि एक्ट के प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते, मान लीजिए कि आप यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते समय यानी कि दो पार्टीज ने जो डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं उन्हें बनाए हैं, और अगर यही जो रूल्स हैं यानी एक्ट के प्रोविजंस के साथ क्या है, मैच नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, मैच नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है, सो दे वुड बी एनफोर्स्ड बाय द, इट मीन्स कि तब आप यानी कि वहां पे उन्हें आप स्यू कर सकते हैं कोर्ट में, तो वो एक कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स्ड हो सकते हैं। सो मीनिंग क्या है? सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज रिमेंबर दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, ठीक है, यानी कि इट मीन्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कब होगा? ये सेक्शन आपको लर्न करना है, ठीक है, सेक्शन आपको अच्छे से लर्न करना है। किसी भी डेफिनेशन में, बिजनेस लॉ में आपको कोई भी डेफिनेशन के लिए आपको सेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से कवर करने हैं। सो सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, ठीक है, लॉ के द्वारा एक एग्रीमेंट होता है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट के दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? वन इज अ एग्रीमेंट,
इट मीन्स इसी डेफिनेशन को अगर हम अच्छे से देखते हैं कि एक एग्रीमेंट, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हमारे पास सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंड इज अ ऑब्लिगेशन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब अगर दो पार्टीज के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट अगर एक पार्टी उसे फुलफिल नहीं करती है तो वो यानी कि जो लॉ है, ठीक है, हम यानी कि कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अदर जो पार्टी है वो यानी कि दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है अगर उसमें ये लॉ का कंसेप्ट होता है। क्लियर? अगर उसमें ये लॉ का कंसेप्ट है, then the other is the obligation which is enforceable by law। तो other क्या है, एक obligation है जो कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा क्या है, enforceable है। So other is a obligation which is enforceable by law। यानी कि जो कि लॉ के द्वारा क्या है, enforceable। So I am again, ठीक है, saying that कि contract means what? Contract is equal to agreement plus, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में प्लस कर दो एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज साथ साथ है, शॉर्ट में लिखना चाहो प्लीज प्रिपेयर कर लो, लिख लो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट है आपके लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि जो लॉ के द्वारा क्या होगा, एनफोर्सेबल होगा। सो वो अब आपके लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आपको एक सिंपल से कंसेप्ट समझाया है। क्या बताया है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताया है, क्या, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट में प्लस कर दो एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्या एनफोर्सेबल है। सो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये क्या है, ये किस चीज का है, ये सेक्शन है सेक्शन 2H। तो ये सेक्शन 2H है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? अब है एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है। सो एग्रीमेंट, अब हमें ये समझना है ना कि एग्रीमेंट क्या है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए ये समझ लिया कि एग्रीमेंट में प्लस कर दो लॉ का कंसेप्ट, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या समझना है, सो माय नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट की व्हाट इज एग्रीमेंट, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय द एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट इज अ आउटकम of the consensus between the parties who enter into a contract। मतलब कहने का मतलब है कि भाई एक कंसेंसस है दो पार्टीज के बीच में कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल है कि मैं अगर आपको 10,000 रुपीज दूंगी तो उसके बदले में आपको मुझे यानी कि कुछ राइस है, राइस के पैकेट्स हैं, राइस के बैग देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने 10,000 रुपीज दे दिए और आपने वो राइस के यानी कि जो बैग्स है मुझे सप्लाई नहीं किया, तो मैं फिर आपको कोर्ट में क्या कर सकती हूँ, खड़ा कर सकती हूँ, स्यू कर सकती हूँ। इसका मतलब तो वो तो आपका यानी कि एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी एक आउटकम है कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज विच एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हुए। इसके बाद अब मैं एंट्री नहीं दूंगी। ठीक है, इतनी लेट तक आ रहे हैं बच्चे आज, इसीलिए मतलब एंट्री आपको मिल रही है क्योंकि मैंने आपको बता रही हूँ नेक्स्ट टाइम 12:45 के बाद अगर आप लोग एंटर करते हो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, सो वही है, एग्रीमेंट इज द आउटकम ऑफ द कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज हु एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसेंसस का मतलब क्या है कि एक पार्टी ने अगर यानी कि प्रॉमिस रही है तो दूसरी पार्टी भी उसे फुलफिल करेगी। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टी अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करेंगे। तो ये कंसेंसस है, यानी कि उनका एक रिजल्ट निकल के आया है, तभी तो वो एक एग्रीमेंट में जा रहे हैं। और एग्रीमेंट का सेक्शन है सेक्शन 13। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि यही वाला है। तो प्रॉमिसेस, ठीक है, मेड बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए। सो प्रॉमिस मेड बिटवीन देम
represent concurrence of their mind. So these would not be an agreement if the parties do agree. ठीक है, यानी बट नॉट ऑन द सेम थिंग. देखो कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज के ऊपर, सेम थिंग के ऊपर आप एग्री होने चाहिए. अगर पार्टी एग्री है, हाँ कर रही है, लेकिन यानी कि दोनों अलग अलग बातों के लिए हाँ कर रहे हैं. मान लीजिए ए ने कहा कि ठीक है, मैं आपको, अगर आप मुझे 10,000 देंगे तो मैं आपको खाली 5 बैग दूंगा राइस के. तो बी ने कहा नहीं 10. तो क्या दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ? ऑब्वियसली नहीं. क्यों? क्योंकि कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसेंसस का मतलब है एक ही चीज के ऊपर, सेम थिंग के ऊपर और सेम सेंस के ऊपर. ठीक है, सो दीज वुड नॉट बी एन एग्रीमेंट इफ द पार्टीज डू एग्री बट नॉट ऑन द सेम थिंग. पार्टी एग्री करती है लेकिन सेम थिंग के ऊपर पार्टी एग्री नहीं करती in the same sense, तो consensus is not sufficient. तो consensus sufficient नहीं है. So there has to be consensus and idiom, यानी कि दोनों का कंसेंसस सेम थिंग के ऊपर होना चाहिए. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सेक्शन 2E, जो 2E सेक्शन है वो हमारा किसे डिफाइन करता है? सेक्शन 2E डिफाइन करता है. तो डिफाइंस एन एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. यानी क्योंकि एग्रीमेंट में इट मींस कंसेंसस है, यानी एक दूसरे के जो प्रॉमिस है उसको पूरा करेंगे. एक ही सेम मैटर अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो एक ही कंसेंसस से वो प्रॉमिस कर रहे हैं. सो एग्रीमेंट क्या है? तो सेक्शन 2E डिफाइंस एन एग्रीमेंट एज every promise or every set of promises forming consideration for each other. तो every promise और हर every set of promises forming consideration for each other, जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन में फॉर्म करता है. अभी हम आगे आएंगे कि कंसिडरेशन का यहाँ क्या मतलब है. ठीक है, यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि यहाँ मतलब है कि हर यानी कि जो है एक दूसरे के ऊपर यानी कि प्रॉमिस वो क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे. सो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. अगर एक प्रपोजल को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब वो प्रॉमिस बन जाता है. ठीक है, तो आ प्रॉमिस, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. ठीक है, जब एक प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करते हैं बिकम्स अ प्रॉमिस. सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल समझना है अब हमें. तो ए रिसीव 10,000 फ्रॉम बी. इट मींस ए रिसीव यानी कि उसे बी से 10,000 मिलेंगे एंड प्रोमिसेस टू सप्लाई हिम द 10 बैग्स ऑफ राइस. इट मींस कि प्रॉमिस क्या है? यानी कि क्या कि अगर यानी कि वो 10,000 के बदले में उसको राइस के 10 बैग सप्लाई करेगा. इट मींस कि ये एक प्रॉमिस का सेट है. ठीक है, तो इफ अ प्रॉमिस टू सप्लाई द 10 बैग, ठीक है, ऑफ राइस आफ्टर 10 डेज. तो इसका मतलब कि बी ने क्या प्रॉमिस किया? बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसको 10,000 रुपीज देगा. इसका मतलब कि एग्रीमेंट बनने के लिए तो यानी कि एक ने ऑफर किया तो दूसरे ने क्या किया? उसे एक्सेप्ट किया. तो यही जब ऑफर और एक्सेप्टेंस एक ही कंसेप्ट और एक ही सेम सेंस के ऊपर होती है तो ये हमारा कंसेंसस बनता है. तो कंसेंसस कब बनेगा हमारे लिए दो पार्टीज के बीच में? कि जब वो ऑफर और जब एक्सेप्टेंस होगी वो एक ही कंसेप्ट या फिर एक ही सेम थिंग के ऊपर होगी. सो दिस इज द एग्रीमेंट. तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे एग्रीमेंट कहते हैं. तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सिंपल से कंसेप्ट, दो कंसेप्ट के बारे में सीखा. दो कंसेप्ट के बारे में हमने स्टडी किया. नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट. कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्टडी किया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट में प्लस कर दो एनफोर्सेबल बाय लॉ.
सो नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट है मेरा यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर? अभी तक के इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए प्लीज। कंसेप्ट है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस अच्छे से क्लियर है? देखिए मैंने 5G कनेक्टेड है लिखा है ना, 5G मैम आ रही है ना? तो वाईफाई मेरा अच्छे से कनेक्टेड है, आप प्लीज अपना चेक कर लीजिए। और द मेन थिंग, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही बेटा, एक बार आप अपना चेक कर लो, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और मैं वहां से हिली भी नहीं हूँ। फुल नेटवर्क है, फुल 5G आ रहा है, ठीक है। और मैम अभी तक में आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप पेपर लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। ये सिंपल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर था, ये वो पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एक आप इसे टेक्निकल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं है पेपर, टेक्निकल पेपर है कि बहुत चीजें आपको पॉइंट्स वाइज इसे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो क्या है एग्रीमेंट, क्या है एग्रीमेंट है मेरा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेरा क्या है, वो एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं ऑफर। ऑफर क्या होता है, प्रपोजल। क्लियर? ऑफर क्या है मेरा, प्रपोजल है। सो यानी कि सेक्शन 2A क्या है, अब देखिए इसका सेक्शन क्या है, 2A सेक्शन है। यानी कि ऑफर है, ये तो बहुत एक सिंपल सा मतलब है कि ऑफर का मतलब मैंने किसी को क्या किया, ठीक है, विलिंगनेस दी है उसे, मैंने उसकी उसकी मर्जी है उस चीज को करने की या फिर उस चीज को नहीं करने की। यही तो है ऑफर में, यानी कि क्या है, मैंने उसको यानी कि अपने व्यू को बताया, अपना जो मेरा प्रपोजल है मैंने उसको वो बताया। अब वो जो मेरा ऑफर है वो सामने वाले के लिए क्या है, कोई यानी कि बाइंडिंगनेस नहीं क्रिएट कर सकता, उसे बाउंड नहीं कर सकता। जब वो सामने वाले के लिए कोई भी यानी कि बाउंडनेस को क्रिएट नहीं कर सकता, बाइंडनेस को क्रिएट नहीं करेगा। सो ऑफर क्या है, यानी सेक्शन 2A में, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, ठीक है। when one person signifies to another his willingness to do or to abstract from doing anything, सिंपल है। जब एक वन पर्सन यानी कि दूसरे को बताता है उसकी, सामने वाले पर्सन की, आपको ये करना है या आपको ये यानी कि जो वर्क है नहीं करना, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, ठीक है। यानी कि मैंने यानी कि ऑफर दिया है, देखो मेरा तो व्यू है कि मैं मतलब उसके जो आइडिया है या फिर उसको हाँ करना है ना करना है, मैं उसके जो मतलब यानी कि जो उसका एसेंट है मैं उसे ऑब्टेन कर सकूं, ले सकूं, ठीक है। तो पर उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अनदर टू हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो ये मेरे लिए क्या है, प्रपोजल है। सो नेक्स्ट में हम बात करते हैं क्या है, सो नेक्स्ट our next topic is acceptance. So acceptance has been defined under the section 2 subsection B. So acceptance is what? Acceptance का मतलब सिंपल है, आपने उस चीज के लिए एग्री हो गई हो, ठीक है। आपके पास जो ऑफर था वो आपने उस चीज के लिए आप एग्री हो गई हो, आपने उस ऑफर में अपनी विलिंगनेस क्या है दिखाई है। सो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, कि when the person to whom proposal is made signifies his assent, ठीक है। जब एक पर्सन टू whom प्रपोजल किया जाता है वो अपनी एसेंट को सिग्निफाइज करेगा, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड ऑब्वियसली, यानी कि उसने अपना जो एसेंट है, यानी एसेंट का मतलब क्या है कि उसको हाँ किया। तो देखो जो ऑफरर होता है वो ऑब्वियसली यानी कि आपसे एसेंट ये डिमांड करता ही है, ठीक है, कि आप उस चीज को हाँ करें। अगर आपको लगता है कि वो ऑफर आपके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, तो ऑब्वियसली आप तभी करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं वो ऑफर आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप फिर नहीं करते। इसका मतलब क्या है
कि when the person to whom proposal is made, ठीक है, is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted। तो इसका मतलब है कि आपने वो proposal accept कर लिया है। A proposal when accepted becomes a promise, please remember that। हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, हमें लॉ के कंसेप्ट में, ठीक है, बिजनेस लॉ में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान देना। आपको लग रहा है कि अभी तो मैम मतलब इंट्रोडक्शन में ही समझा रही है, हम अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आगे मूव ऑन होते हैं। सो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, कि जब एक प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर देंगे तो वो प्रॉमिस बन गया। इसका मतलब क्या है कि देखो, अब किसी ने आपको सिंपल ऑफर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस में भी तो ऐसे ही होता है। बिजनेस में मान लीजिए वहां पे उन्होंने अपने बोर्ड के वहां पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बोर्ड में उन्होंने लगा रखा है कि ठीक है ना 100 के, ठीक है, यानी कि 100 के 1 शर्ट, ठीक है, या फिर 100 के 1 टी शर्ट। इसका मतलब है उन्होंने जो अपने बाहर बोर्ड पे लगा रहे हैं तो वो क्या है, ऑफर कर रहे हैं वो आपको, ठीक है। बाहर डमी लगी होती है, आपने देखे होंगे बिजनेस में, ठीक है, ये सब भी है, वो बाहर डमी लगाते हैं। तो वो यानी कि दिखा रहे हैं कि उनके पास ये आइटम है, वो आपको ये ऑफर कर रहे हैं। अब आपको अच्छा लग रहा है, आपने वहां पे जाके आप चूज कर रहे हो, ठीक है, आपने वहां पे देख रहे हो, तो इसका मतलब उनका जो हाफ वर्क है वो तो हो गया आपको यहाँ लाने का। अब आपने क्या किया, उनकी यानी कि जो कोई भी अपनी शर्ट टी शर्ट जो भी थी आपने वो परचेज कर ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। पर क्या आप वहां पे उस समय उनको कोर्ट ऑफ लॉ में कर सकते हो? क्या आपको मान लीजिए वो जो शर्ट है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं निकली, तो क्या आप वहां पे उस सामने वाले को स्यू कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बना। तो एग्रीमेंट एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एग्रीमेंट कहता है, एग्रीमेंट में आपका प्रॉमिस निकल के आता है। तो एग्रीमेंट में सिंपल है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जहां पे ऑफर होगा, ठीक है, उन्होंने डमी के द्वारा या उन्होंने डिस्काउंट के द्वारा या उन्होंने लेबल के द्वारा बोर्ड के द्वारा आपको ऑफर दिए, आपने उन ऑफर को एक्सेप्ट किया। इफ यू एक्सेप्ट, ठीक है, their offer and they can give their offer by the various means, ठीक है, ऑफर various means के द्वारा दिया जा सकता है, please remember this। So by combining the offer and acceptance, so we call it a agreement, ठीक है। और एग्रीमेंट में भी अगर मैं लॉ का कंसेप्ट जोड़ देती हूँ, if I add on the enforceable by law word into the agreement, so it simply become the contract। So taken an example, A lost his cell phone and announced that nobody who brought his cell phone come back would receive 500 as reward, ठीक है। तो A ने क्या किया, यानी कि लॉस्ट, A ने अपना सेल फोन लॉस्ट कर दिया। सो A हैज लॉस्ट, ठीक है, हिज सेल फोन एंड ही सिंपली, ठीक है ना, गिव एन अनाउंसमेंट, ठीक है, कि जिसे भी उसका सेल फोन मिलेगा तो वो 500 उसको रिवॉर्ड में देगा। सो बी ने एंड हर्ड द अनाउंसमेंट एंड ब्रॉट द सेल फोन बैक होम, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, और उसको सेल फोन दे दिया। He is said to have accepted the proposal by doing the act। देखो, उसके लिए हमें प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक एक्शन के द्वारा भी, ठीक है। तो हम यानी कि उस प्रपोजल को एक्शन के द्वारा, इसका मतलब क्या है कि बी ने ये अनाउंसमेंट सुनी और वो जो सेल फोन है उसके लिए यानी कि घर ले गया। So he is said to have accepted the proposal by doing the act। इसका मतलब क्या है कि वो उसने ये जो है एक्ट यानी कि इस एक्शन से उसने एक्शन क्या किया कि वो जो सेल फोन है वो उसका वहां पे ले गया, ठीक है, उसको घर में ले गया। इसका मतलब क्या है, अब ए के अकॉर्डिंग उसको वहां पे मांगना तो नहीं होगा,
अगर वो वहां पे बाद में नहीं देगा ऑब्वियसली, तब तो उसे फिर डिमांड करनी पड़ेगी कि आपने ये अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। पर फिर भी अगर ऐसा ये वो तो केस बाद में आएगा, लेकिन उसके एक्शन के द्वारा ही वो समझ गया कि यानी कि बी ने जो है उस न्यूज को सुना और उस न्यूज को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो एंड हंस ही कैन रिकवर द रिवॉर्ड, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड में मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव ऑन होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे ये सिंपल ये हाँ है ऑफरर और प्रोमिसरी, ठीक है ना। प्रोमिसर कौन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलती हूँ, अ पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, यानी कि जो पर्सन लाइक इन दिस एग्जांपल ए, ठीक है, ए has announced that, ठीक है, A has giving the certain kind of the announcement, so A is giving certain kind of the announcement, so A person who makes the promise is called the offerer, क्योंकि वो ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, प्रोमिसरी है, तो यानी कि वो प्रॉमिस कर रहा है, एंड द पर्सन टू whom proposal is made, ठीक है, यानी कि पर्सन यानी कि जिस ए यानी कि प्रपोजल मेड किया जाता है, अब सिंपल है, डमी बाहर टंगी हुई है, ठीक है ना, तो देर आर सो मेनी डमीज, ठीक है ना, इन द आउटसाइड कॉरिडोर ऑफ द बिजनेस, सो बिजनेस के बाहर हमारे पास जो वो डमी है, सो इट मीन्स कि दे आर द प्रोमिसरी, दे आर द ऑफरर, एंड ठीक है ना, वी आर द व्हाट, वी आर द यानी कि सिंपल ऑब्जर्वर, और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रपोजल को, देन वी बिकम द ऑफरी और द प्रोमिसी, एंड द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसे प्रपोजल दिया जाता है, इज नोन एज द प्रोमिसी और द ऑफरी। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। सो इन केस एन एग्रीमेंट इज सेट टू In case an agreement is set to promises, then a person becomes a promissory or promise. Thus, if there is an offer and acceptance and consensus, ठीक है, if there is an offer है, acceptance है, consensus है between the parties, इसका मतलब कि parties के बीच में आपके पास क्या है, offer भी है, acceptance भी है, consensus भी है, ठीक है, then there is an agreement, so please mention it, ठीक है। so if there is an agreement यानी कि agreement है, it means it has offer plus acceptance plus consensus, however this agreement does not become a contract, ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दैट दिस इज ओनली द एग्रीमेंट, दिस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सिंपल क्या है, एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, व्हाई, बिकॉज हियर यानी कि द एनफोर्सिबिलिटी at law, enforceability by law, the word is not there, so this agreement does not become a contract, why, because there is no यहाँ पे यानी कि sue का concept नहीं है, because there is no concept of suingness, so unless there is a corresponding obligation. So our next concept is obligation. हाँ बोलिए मैम, कंसेंसस एक बार बता दो इससे। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है कि आप एक ही सेम चीज के ऊपर क्या हो, एग्री करते हो, ऑफर है और ऑफररी है, अगर वो सेम कंसेप्ट के ऊपर सेम ही ठीक है चीज के ऊपर एग्री करते हैं, सेम कंसेप्ट सेम मैटर के ऊपर एग्री करते हैं, उन्हें हम कंसेंसस बोलते हैं। कंसेंसस में जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए ए ने कहा कि ठीक है कि मैं आपको ये 5 राइस के बैग दूंगा, वो भी 10,000 रुपीज में, तो बी ने कहा नहीं, मुझे तो मैं 10,000 रुपीज आपको दूंगा, लेकिन 5 नहीं, मुझे 10 बैग्स चाहिए राइस के, तो यहाँ कंसेंसस दोनों का क्या है, सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ए ठीक है, ए इज एग्री ऑन 5 bags, whereas the B is agree on
10 bags. So here the consensus is not the same. So to match the both the consensuses, ठीक है, तो दोनों के consensus को match करने के लिए they should agree on a certain quantity. ठीक है ना, either on the 5 or on the 10. या तो वो 5 पे agree करें या वो 10 पे agree करें. So please listen everyone, there is an announcement that so do not enter into my class after 12:45 p.m. Please mention it. ठीक है, तो 12:30 is our the time, so you have enough time to get ready and join my class within the 15 minutes, and after the 12:45 you are not, ठीक है ना, allowed to join it. So आज आपके लिए, ठीक है, first ही तो मैंने आपको अच्छे से explain कर दी, and you will get the recorded lecturer soon on my YouTube channel, but you are not allowed to enter in my class. So please remember that, ठीक है, because all these comes into your the attendance. ठीक है, तो ये सब में मुझे आपका लगाने होंगे. So our next concept is the obligation. Obligation is defined under the section 10. Obligation को हम section 10 में define करते हैं. It is a legal duty. What do you mean by the obligation? Obligation means it is my the legal duty. The word, it is not my the duty single duty नहीं है. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे legal word exclude करती हूँ, if I am eliminating that legal word from the legal duty, simply saying it is a duty, it means that it is a moral duty. It can be a moral duty. Okay, when I'm saying it is a legal duty, it means you are not agree to do this, यानी कि you are not going to do this act, but you have to do this act. Why? Because it is your legal duty. Your legal word here, legal word, it means it is your the obligation. Obligation का मतलब क्या है? Now there is some kind of boundness, ठीक है ना, upon you, and you have to do this work. So obligation, that is why एक simple agreement को contract बनने के लिए, ठीक है, उसमें आपको obligation के concept को include करना है. So here section 10 obligation, it is a legal duty of a person to carry out what he has promised to do or not to do. ठीक है, so it is the legal duty of a person to carry out what he has promised to do. ठीक है, उसने क्या promise किया है करने के लिए, तो what he has promised to do or not to do. ठीक है, उसने क्या promise किया है करने के लिए और क्या नहीं किया, तो ये क्या है, legal क्या है, ऑब्लिगेशन है. ठीक है, तो उसने जो भी प्रॉमिस किया था उसे वो लीगली क्या करना होगा, कंप्लीट करना पड़ेगा. सो ऑल द एग्रीमेंट, रिमेंबर दैट, क्वेश्चन बहुत आता है. अब आप लोग ही मुझे ये बताइए, क्या ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? मैम ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. हाउ यू कैन से दैट? मैम इसलिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कंसेंसस नहीं होते ना, इसलिए मैम ऑफर एग्रीमेंट, यू आर somewhere you are right, but somewhere you are wrong. You are right that all agreements are not contract. It is fine, क्योंकि all agreements, आप एक सिंपल से कंसेप्ट के लिए जाइए. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द टू थिंग. कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें इंक्लूड हैं. आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एंड यू ऑल आर नॉट गेटिंग इट. सो प्लीज jot down the certain important points into your notebook. So I am saying that all contracts, all agreements are not contracts. Why? Because contracts include the two things. Number one is the agreement and second is the legal obligation. So
in agreement there is no legal obligation, so all agreements are not contracts. Understand? Understood or not? बताइए, सबको समझ में यस मैम। मैम थोड़ा समझ में आया? इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ मैम, बहुत बोरिंग लग रहा है। बोरिंग कौन सा तरीका लग रहा है? आप एक मिनट, एक कौन है? सिमरन जी आई हैं। वाओ, ये सिमरन हाँ क्लास ज्वाइन करती हैं 1:15 में। सिमरन आप सबसे लेट क्लास मैम आई मैंने हैं। इंतजार किया था, फिर मैंने 12 बजे से इंतजार किया था, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, उसके ये बाद लेट मेरी हो गई। गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बच्चों को ना नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन नहीं करने दूंगी। वो आते लेट हैं और कमेंट्री नंबर 1 करते हैं। कमेंट्री नंबर में क्यों आप आए लेट है और आप ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग वे से क्या मैं इसमें कोई डांस करके दिखाऊं आपको, तो आपको समझ में आएगा। आप चाहते हैं कि हम सबसे लेट आए और 2 मिनट के अंदर हम सबको थोड़ा समझ मैंने कहा जाए। कि वो इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, आप थोड़ा एग्जांपल दे के समझाते। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी आए हैं और आपको लगता है कि टीचर ने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। ये देखिए, बताइए क्या मैंने आप सभी को एग्जाम्पल नहीं दिया? मेरा नेटवर्क इशू हो गया। एग्जाम्पल नहीं दिया है यहाँ। बिल्कुल, अभी तो खाली इतना ही कंसेप्ट हुआ है, 2 पेज हुए हैं और 2 पेज में 2 एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा मैंने आपको डमी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसीलिए मैं बच्चों को लेट ज्वाइन नहीं पसंद करती हूँ। आगे से ध्यान रखना, 12:45 के बाद किसी की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। जितना मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको बेस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से निकाल के कहाँ से कौन से नोट्स में आपको समझ में आए, उन्हें रीड ऑन करके कंसेप्ट वाइज कहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप फिर से मतलब मोराल इतना लो कर देते हैं। अब भाई ये कोई डांस की क्लास नहीं है। ठीक है। अच्छा अभी तक में ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट बताया था? कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मुझे इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? बताओ, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम हाँ बताओ। मैम एग्रीमेंट होता है प्रॉमिस से रिगार्डिंग, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लॉ कंसिडरेशन इंक्लूडेड होती है। और एग्रीमेंट के बाद ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है, क्योंकि अगर लेट्स से एन यानी एग्जांपल, एग्रीमेंट, आप सिंपल एक लैंग्वेज, आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। आप प्लीज नोट्स जो मैं बोल रही हूँ आप उन्हें लिख लो, जो मैं बोल रही हूँ ना आप उन्हें लिख लो। क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2-3 लाइन आपको लिखनी है बस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। क्या लिखना है आपको? देखो मैं आपको समझा भी रही हूं। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस, अब सभी देखेंगे मैं क्या लिख रही हूँ। बताइए मैंने क्या लिखा? बताइए मैंने क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी गुड। तो मैंने क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब मैं सिंपल इसी, ठीक है, आपको सिंपल इसी के अकॉर्डिंग मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ।
ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये सही है? नो मैम। नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने खाली एग्रीमेंट के पार्ट को लिया, क्या मैंने लीगल ऑब्लिगेशन लिया? नो मैम। नो मैम। नहीं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। अब समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, क्योंकि तो मैंने अभी आपको वही बोला, मैंने कहा ना, देखो सेम वही चीज है, आपको ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है, देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा कि आप ये डेफिनेशन से ये लिखिए। अगर मैं आपको सिंपल यही समझाऊंगी, समझा मैं आपको ऐसे सकती हूँ, ठीक है, ये इस इक्वेशन से, लेकिन आप फिर पेपर में आपको ये इक्वेशन नहीं लिखनी है, पेपर में आपको लिखना तो इसी फॉर्मेट से है। ध्यान देना, बिजनेस लॉ में बच्चे बहुत फेल होते हैं, नहीं मार्क्स आते हैं, सोचते हैं कि ये एक थ्योरी पेपर है, बाद में स्टडी करके लिख आएंगे, और नहीं होता, समझो। इसीलिए मैं आपको बार बार बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ भी तो वही बात लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट हैज टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट, वन इज द एग्रीमेंट और अदर इज ए ऑब्लिगेशन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन आपको ये जल्दी समझ में आ गया, वो समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया ना? अब इसको आप इंग्लिश के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं? मैम लिख सकते हैं। अब समझ में आया? ठीक है, अगर कोई भी अब क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, आप ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, क्या कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कि ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? नो। व्हाई? बिकॉज ऑल एग्रीमेंट विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, और यही स्टेटमेंट अभी लिखी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। ये मैंने आपको सिंपल एक हमारी लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया। और यहाँ अगर देखिए, जो बुक में आपके पास लैंग्वेज लिखी है वो नहीं आप समझ पाओगे। यहाँ क्या लिखा है? ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ कहोगे मैम यहाँ तो लिखा है कि ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आगे स्टडी करो क्या लिखा है, इफ देयर आर मेड by the free consent of the parties for a lawful consideration। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें इंक्लूड आ गई हैं कि ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वहां पार्टीज के द्वारा फ्री कंसेंट हो। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? पार्टी अपनी अपनी मर्जी से क्या हो उसमें एग्री की। और लॉफुल कंसिडरेशन माने ऑब्लिगेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो जो एग्रीमेंट है जो है वो वॉइड यानी नल्सिफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको सिंपल सा ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब आप ये अच्छे से लिख लो, ठीक है, आप ये अच्छे से लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। और एक और स्टेटमेंट आप लिख लो, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो यही लिखा हुआ है, ये देखिए तो लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो आपके लिए हो गया। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमने एक सिंपल बताया है, ठीक है, तो सिंपल अभी तक जो समझाया, ठीक है, आप एक बार देख लो सबको सब समझ में आया या नहीं। कोई डाउट है किसी को अभी तक में? बताइए, कोई डाउट है किसी को? नो मैम।
ठीक है। नो मैम। मैम जिस आगे पीपीटी से आप पढ़ा रहे हो मैम वो ग्रुप में भेज सकते हो आप प्लीज? हाँ मैं भेज दूंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स। अब एक्चुअल में क्या है, देखो एक सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको समझाना हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम और डिटेल से स्टडी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रॉड टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट में और भी ज्यादा हमारे पास असेंशियल एलिमेंट्स होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट आता है ये एग्जाम में, ध्यान दीजिए कि व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक बताना है कि बेसिक असेंशियल क्या है। एग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन, वो बता दोगे, समझा दोगे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा आपको फिर असेंशियल जो एलिमेंट्स अब मैं आपको समझा रही हूँ, फिर वो आपको बताना है एंटायरली। मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया इस बार। आपका फर्स्ट क्लास से, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से मैं आपको पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको कोई भी क्या है पीछे का 11th तक 12th का कोई भी आपको बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो है नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज की कैपेसिटी नंबर 1 पॉइंट है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। क्या मतलब है कि कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। अब देखिए, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 साल के बच्चे के साथ। मान लीजिए आपने एक 10 साल के बच्चे के साथ आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कैपेबल है, एज कम है। आपने सोचा कि नहीं, बाकी लोगों ने भी उसके साथ क्या किया है, काम किया है, तो मैं भी करता हूँ या मैं भी करती हूँ। तो 10,000 आपने कहा कि ठीक है 10,000 रुपीज आप ये मुझसे ले लो, और ये जो ठीक है ना असेंशियल आइटम है, या फिर 10 जो केजी राइस है, या फिर 10 बैग्स है राइस के, मुझे दे देना। ठीक है, सिंपल सा है। और मान लीजिए उसने 10,000 ले लिया आपसे, और वो फिर गायब हो गया। ठीक है, तो क्या आप फिर उस केस में उसे स्यू कर सकते हैं? बताइए हाँ या ना। क्या आप फिर इसको लेके, क्या आप इस चीज को लेके कोर्ट में जा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। आवाज कम करना। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स है। क्या असेंशियल एलिमेंट्स है? नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। आप सबसे पहले ये देखिए, विद whom you are doing the contract or agreement, that person is competent or not। competent का मतलब क्या है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर करने के लायक है या नहीं। ठीक है, अगर वो पर्सन यानी कि नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, चाहे कितने ही पेपर्स क्यों ना बन गए हो। ठीक है, अब यहाँ सिंपल है माइनर। माइनर मतलब कि अभी यानी कि जिसने मैम वो अभी 18+ नहीं है। हाँ, लुनेटिक का मतलब क्या है? जो कि मेंटली इल है। एक पर्सन है जो कि मेंटली इल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर वो बाद में उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो ये फिर आप अपने रिस्क पे कीजिएगा। नेक्स्ट है ड्रंकर। ठीक है, अगर ऑलरेडी वो यानी कि आपको मालूम है कि वो इतने ज्यादा उसने यानी कि वो अपनी एक नॉर्मल स्टेट पे नहीं है अभी फिलहाल, यानी कि वो एक अपनी ड्रंकन की स्टेज पर है, कॉम्पिटेंट नहीं है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो सफर फ्रॉम द फ्लो इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, so therefore contract made with them cannot be enforced against them। ध्यान रखना, आपने अगर इनको फिर आप कोर्ट में खड़ा करते हो तो यू आर द फूल फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है, आप ही फूल भरेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी कैपेसिटी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। सेकेंड पॉइंट इज अ फ्री कंसर्ट। अभी हम हर पॉइंट्स को डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ठीक है, पर अभी आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के वही बता रही हूँ, ठीक है। फिर है फ्री कंसर्ट। फ्री कंसर्ट का मतलब क्या है? देखो, फ्री कंसर्ट में आपके पास सिंपल है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप अपनी फ्री विल से कर रहे हैं। आप कोई भी धोखे घड़ी से, किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई एक्ट नहीं कर रहे। तो सेकंड इज द फ्री कंसर्न। तो सेकंड क्या है? फ्री कंसर्न। तो एब्सेंस ऑफ कंसर्न डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि कंसर्न क्या है? एब्सेंस है। यानी कि अगर कंसर्न का, मान लीजिए कि आपने क्या है, सिंपल है, सामने वाले के आपने सर पे बंदूक रख के, ठीक है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा रहे हो, क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट अ वैलिड एक लीगल ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट का एब्सेंस एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, पार्टीज जो हैं शुड गिव देयर कंसर्न टू द एग्रीमेंट आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। अपने खुद के ऑन फ्री विल के अलावा उन्हें अपने कंसर्न देने चाहिए। तो इट शुड नॉट बी इंड्यूस्ड बाय, मतलब कि कॉयर्जन, यानी कि दबाव में, प्रेशर में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी के प्रेशर में, ठीक है, कि धोखे से, ये सब करके, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपका? फ्री कंसर्ट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है। देखो, एसेंशियल एग्रीमेंट्स में एक तो हमने, दो तो ऊपर ही हमने स्टडी किए, क्या एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड हमने स्टडी किया लीगल ऑब्लिगेशन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। एंड फोर्थ इज अवर द फ्री कंसर्न, ठीक है। फोर्थ हमारे लिए क्या है? फ्री कंसर्न है। अब आइए नेक्स्ट पे, और इसमें और भी सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी इसमें कवर नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे पास कंसिडरेशन का भी एक पॉइंट है, लिख लो, इसमें नहीं है। फिर हमारे पास क्या है? कंसिडरेशन। क्या होता है कंसिडरेशन में? कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, जो कि अब आ गया, यही रहा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट, क्या मतलब है? कि समथिंग इन रिटर्न, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगी, और फिर आपने कहा मैम लेकिन आप, फिर हम आपको क्या दे, हमारे पास तो कोई बिजनेस भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से कुछ भी डिमांड नहीं कर रही हूँ, मैं रिटर्न में, ठीक है ना, कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो आपको भी मैम इट मीन्स यू आर डूइंग अ चैरिटी। तो आई से यस। तो फिर आपने कहा मैम तो आप शायद भूल गई हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि वो समथिंग इन रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है। समथिंग इन रिटर्न आप वही आर्टिकल ले रहे हो, वस्तु ले रहे हो, या मनी ले रहे हो। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कोई चीज। एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू गिव हिज बाइक टू बी फॉर नो मनी। भाई ए ने प्रॉमिस किया कि मैं बी को बाइक दूंगा, यानी कि लेकिन कोई पैसा नहीं लूंगा। इसका मतलब अगर कोई मनी नहीं है तो क्या और भी वो और आर्टिकल के बदले वो कोई और आर्टिकल ले रहा है? नहीं, तो उसने आर्टिकल के बदले कोई और भी आर्टिकल भी नहीं लिया। इट मीन्स ए promises to give his bike to B for no money
Here there is no consideration and hence no obligation. तो without consideration, बिना किसी consideration के a promise cannot be enforceable by law. तो A का जो promise है वो लॉ के द्वारा enforceable नहीं हो सकता. Please mention this. तो without consideration A promise cannot be enforceable by law. तो एक promise है वो law के द्वारा ठीक है enforceable नहीं होगा. तो consideration need not be in money or in kind. ठीक है, जरूरी नहीं होता. ठीक है, consideration का मतलब क्या होता है? It may be an act भी हो सकता है. ठीक है, एक promise to do. ये लॉफुल कंसिडरेशन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना. ये आपकी जो 60 पेजेस 62 पेजेस की स्लाइड है जिसमें से 2-3 पेज तो बिजनेस के ऊपर है, वो तो आप निकाल दो, हटा दो. मैं 2 पेज है वही हटा देती हूँ. ठीक है, तो मैं आई थिंक वो 3 पेज तक है, तो आपके पास 59 या 60 ये जो पेज की है ठीक है पीडीएफ, इन्हें अच्छे से करना. वो इसी में से ही आपका एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं. सो विदाउट कंसिडरेशन आ प्रॉमिस कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, और अभी हमने देखा इट मे बी ऑफ एन एक्ट, वो कोई एक्ट हो सकता है. आ प्रॉमिस टू डू, एक यानी कि कोई कार्य करने का वो एक प्रॉमिस हो सकता है. तो आ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. ठीक है, एक किसी भी चीज को करने का प्रॉमिस हो सकता है और नॉट टू डू समथिंग. ठीक है, कि ये करना है और नहीं करना है. So, but consideration should be lawful. Please remember this. Consideration क्या होना चाहिए? Consideration lawful होना चाहिए. ठीक है, जरूरी नहीं है कि consideration आपका मनी फॉर्म में हो, consideration आपका kind फॉर्म में हो. It is not necessarily or it is need not be in money or in kind. So now take an example. ठीक है, see the example clearly. A promises to pay a sum of money to B. So here A is promises to pay B a sum of the money. A ने promise किया B को कि वो कुछ पैसा देगा. So A promises to pay a sum of money to B if B ठीक है smuggles the object proposed by A. इसका मतलब क्या है? तो यानी कि ए ने यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, ये भी ध्यान देना. ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा? कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. लॉफुल का मतलब क्या है? वो एक्ट कर रहा है, वो इलीगल एक्ट कर रहा है, यानी वो स्मगलिंग का वो एक्ट है, वो इलीगल एक्ट है. तो एक्ट ही अगर इलीगल है तो वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान देना. ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको कोई भी एक्ट ये सब में करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें क्या चीज देख रही हैं. ठीक है, लॉफुल होना चाहिए. इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि ए ने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर, ठीक है, ए ने बी को कहा मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप ये जो मेरा सामान है हमारी कंट्री के बाहर पहुंचा दो. इसका मतलब क्या है? स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि गुड्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. पता नहीं होगा, ठीक है, कहीं भी गुड्स का क्या है? मूवमेंट हो रहा है, इलीगल मूवमेंट है. तो अगर इलीगल मूवमेंट है, ठीक है, तो ये अगर इलीगल मूवमेंट है तो वही है. तो इफ बी स्मगल्स द ऑब्जेक्ट प्रपोज्ड बाय ए, ठीक है, इन दिस केस देयर इज नो लॉफुल ऑब्जेक्ट. अब बात आती है, कुछ हम ये स्टडी करते हैं कि एक लॉफुल बनने के लिए हमें और क्या क्या चीजों के लिए कंसर्न करना है. ये हमारे और भी अच्छे वैलिड पॉइंट्स हैं. तो नंबर 1 इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ठीक है, तो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल. सबसे पहले बात ध्यान रखना,
मेरी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बनने के लिए, एक लॉफुल, यहाँ लिख लीजिए, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या देखना, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल रिलेशनशिप का क्रिएट होना बहुत जरूरी है। यानी सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कि आप सिंपल आपने ये कह रहे हो कि सोशल ऑब्लिगेशन है वो लीगल रिलेशनशिप में ब्रिंग नहीं कर सकता। तो सोशल ऑब्लिगेशन कैन नॉट ब्रिंग द लीगल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, फादर ने प्रॉमिस किया सन को कि वो हर दिन उसे पॉकेट एक्सपेंसेस के 100 रुपीज देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने बाद में वो नहीं दिया। तो ऐसा होता ही है ना घरों में, ऑब्वियसली फैमिली में ऐसा होता है। सो इफ द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू बी बाउंड बाय द लॉ, ऑब्वियसली, तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आप यानी कि उनको लॉ में खड़ा कर दोगे। मीन्स सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो उनकी मोरल ड्यूटी बनती है, नहीं दिया तो आप उसमें उन्हें बाउंड नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में एक और लॉफुल ऑब्जेक्ट में बनने के लिए आपको लीगल रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है। सो इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, तो एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट होगा तो सोशल ऑब्लिगेशन कैन नॉट ब्रिंग द लीगल रिलेशनशिप। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, और भी ज्यादा है, ये आता है, ये सारे पॉइंट्स हम एक लॉफुल अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप ना, यानी कि सूरज को ना, सूरज ईस्ट में निकलता है, सूरज को वेस्ट से निकाल के दिखाओ तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। तो आपने कहा मैम ये तो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल वर्क है, तो आप तो यानी कि हमें पागल बना रहे हो, आप हमारा मजाक बना रहे हो। इसका मतलब क्या है, एक लीगल में होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, वो कार्य आपका होना भी चाहिए, वो काम आपका होना भी चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, ए promised B that he would make the sun rises in the east, कि वो जो सन को है वो ईस्ट में राइज करेगा इफ बी pays him 1 लाख, ठीक है। इसका मतलब ठीक है, मैं आपको कह भी दूं कि नहीं मैं तो ना, मतलब कि जो स्टार्स हैं वो तोड़ के ले आऊंगी, जो तारे हैं वो मैं तोड़ के ले आऊंगी, आपको उसके बदले में पहले मुझे 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आप कहोगे मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप पैसे भी हम आपको दे देंगे तुम्हारे वेस्ट होंगे। तो आप समझ गए, इसका मतलब कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारी पॉसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। सो दिस agreement does not create any legal obligation. Clear? अब है मीनिंग शुड बी सर्टेन, सर्टेन मीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ए एग्री टू सेल बी हॉर्स, मानो सिंपल है, मैं एग्री करती हूँ कि मैं बी के हॉर्स को बेचूंगी, तो आप तो सिंपल है ना, अब इसमें बी ही, अगर मैं बी के हॉर्स को क्यों बेचूं, मैं अपने हॉर्स को बेचूंगी ना। तो मान लीजिए एग्रीमेंट में करती हूँ सी के साथ, सी एग्री करता है, ठीक है, लेकिन बाद में बी ने मना कर दिया, तो वो एक एग्रीमेंट नहीं होगा। मीनिंग सही होना चाहिए, मैं दूसरों की वस्तु के ऊपर नहीं लगा सकती। सो देयर इज नथिंग वट एवर टू शो विच हॉर्स इज इंटेंडेड, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट क्या है, अनसर्टेनिटी है इसमें, तो ये वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अब तक के मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, 5 मिनट लीजिए, इन्हें देखो, स्टडी करो, ठीक है, और डाउट्स पूछो कि कोई डाउट्स तो नहीं है।
कोई डाउट निकला? कोई डाउट निकला किसी का? बताइए। आगे मूव ऑन करूं? आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं? यस मैम, करिए। मैम आपने माइक म्यूट कर रखा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो अच्छा, अब देखिए हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज। तो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए एक सिंपल सा पॉइंट है। तो इन द लीगल फॉर्मेलिटीज इट इज बेटर दैट ईच एंड एवरी एग्रीमेंट इज इन द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, इज इन द रिटर्न फॉर्म। अगर हर जो एग्रीमेंट है वो आपका एक रिटर्न स्टेटमेंट में, हर एग्रीमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो सबसे अच्छा है, वो सबसे क्या है, बेस्ट है। So it comes under the legal formalities. So an agreement to make a gift for natural love and affection should not only be in writing. वो सिर्फ एक writing में ही नहीं होना चाहिए, but registered also. Registered भी होना चाहिए। तो in the absence of any such specific requirement, ठीक है, अगर क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर आपके रिटर्न में होती है तो वो ज्यादा यानी कि कॉन्फिडेंटली वो एक्ट होता है, 100% उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड ओरल एग्रीमेंट इज एन एनफोर्सेबल, ठीक है, एज ए रिटर्न। तो अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जो ओरल एग्रीमेंट है तो वो तभी होगा एनफोर्सेबल कि जब वो एक रिटर्न स्टेटमेंट में होगा। तो ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है, हम बेटर है कि हम इस लीगल फॉर्मेलिटी को क्या करें, फुलफिल करें। नाउ द नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, कि जो एग्रीमेंट है वो एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं डिक्लेयर्ड होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास ऐसे एग्रीमेंट है कि जिन्हें कोर्ट ने या जिन्हें यानी कि लॉ ने ऑलरेडी वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि सिंपल है कि जैसे मान लीजिए मैरिज करने से किसी को रोकने का एक एग्रीमेंट, वो तो वॉइड है, ठीक है, वो तो कम्प्लीटली वॉइड है, ऑलरेडी है कि अगर आप 18 एज के हैं आप कर सकते हैं। तो अब है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड के रिस्ट्रेंट में उसको रोकने का जो एक एग्रीमेंट है, तो वही लिखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड सम एग्रीमेंट्स टू बी नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड कि कुछ एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि स्टार्टिंग से ही जो कि लॉ ने उन एग्रीमेंट को अलाउ किया है लेकिन आप उनको ना करने को अलाउ करते हो, तो लाइक इन एग्जांपल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वेजरिंग, ठीक है ना, एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम इन सभी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ऐसे जो कुछ भी
सर्टेन एग्रीमेंट्स हैं, सो दी सर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो। ये सर्टेन एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, ध्यान देना, सो दे आर वॉइड। सो ठीक है, तो यानी कि वेगर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि रिस्क अगेंस्ट समवन एल्स, ठीक है, मान लीजिए कि एक दूसरे के ऊपर आप रिस्क के लिए एक एग्रीमेंट करते हो, माने कि सट्टाबाजी ये सब है, रिस्क है, उसके लिए जो आप एग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड है। तो कुछ ये जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं ये अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लीगल ऑब्जेक्ट और लीगल कंसिडरेशन के बिहाफ में। तो नंबर 1, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, यहाँ इंटेंशन है कि इंटेंशन होनी चाहिए। सेकेंड इज द पॉसिबिलिटी, थर्ड इज मीनिंग शुड बी सर्टेन, fourth is the legal formalities, and fifth is agreement not declared void. So इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ये बताया, दस द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इट इज द लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट विच क्रिएट ऑब्लिगेशन। तो अभी आपको समझ आया ना कि सारे के सारे एग्रीमेंट आपके क्या नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वही एग्रीमेंट जिनमें ऑब्लिगेशंस होती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट है, सिंपल सा एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में हो गया, ठीक है, कि हम ठीक है कि अगर आप चांद तारे तोड़ के लाएंगे तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो अभी वो चीज यानी कि हम उसको इम्पॉसिबल एक्ट है, नहीं है। तो क्या ये इसमें लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं माना गया इसको, इम्पॉसिबिलिटी इवेंट को लीगल ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं किया गया। तो आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैंने आपको क्या समझाया। ये बेसिक कंसेप्ट था एग्रीमेंट, ठीक है ना, यहाँ से जो भी हमने करना स्टार्ट किया ये बेसिक कंसेप्ट था थर्ड स्लाइड से। इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे आपके असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, फिर आपका बनेगा ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। आप इस अभी ये कौन है जो, रिंकी अपना म्यूट कर दो, मैं अदरवाइज आपको रिमूव कर दूंगी। बिना मतलब आप मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे जाना है वो लीव कर सकता है। अभी मैंने अटेंडेंस का नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। सो वही है, असेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिफाइन करो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और इसके असेंशियल एलिमेंट्स भी बताइए। और इसके अलावा हमारे लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है एक लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन होने के लिए, या फिर कंसिडरेशन को लॉफुल होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। तो अभी तक हमने इतना कंप्लीट किया, 2 क्वेश्चन हमारे बने, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, ठीक है, और ये आए हुए भी हैं एग्जाम में, आप इन्हें देख भी सकते हैं कि वो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अब हम आगे के लिए मूव ऑन होती है। अब हमें काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के काइंड्स क्या हैं। तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट्स के काइंड्स तो वैसे 4-5 हैं, ठीक है, अभी इसमें शायद लिखा नहीं है देखो 3 है एंड 4, एक और आएगा, तो उसको लिए हम देखिए, है ना, काफी है, इसके टाइप्स भी हैं, तो हम उसको काफी कॉन्ट्रैक्ट्स के काइंड्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये भी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में नंबर वन सिंपल है, देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सिंपल है, एक उसमें एग्रीमेंट है और विच हैज ऑल द असेंशियल ऑफ, जितने भी सारे हमने असेंशियल के एलिमेंट स्टडी किए कॉन्ट्रैक्ट के, वो सभी कुछ हैं, ठीक है। क्या है?
एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट है, फ्री कंसर्ट है, ठीक है, तो ये सब कुछ है उसमें, तो वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल है ये तो, कि it is an agreement which fulfills all the essentials of enforceability. Enforceability के सारे essentials को वो fulfill करता है, तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, and can be enforced by either of the parties at the court of law. तो court of law में किसी भी पार्टीज के द्वारा एनफोर्स हो सकता है, तो ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड आ जाओ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, वैलिड में तो हमने समझ लिया कि जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, प्लस एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वो मेरे लिए क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2I लेज डाउन क्या होता है वॉइडेबल, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ठीक है, देखो कहने का मतलब है, अभी यहाँ दीजिए फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या लिखा, पिस्टल रखी बी के ऊपर और बी को एग्री कर दिया कि आप अपनी बाइसिकल को बेच दो, सेल कर दो 500 रुपीज में, और बी ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, फिर उसने बी भागा भागा बाद में, ठीक है, जब वो लोग चले गए, फिर वो बी ने क्या किया, पुलिस में जाके कंप्लेन लिखाई, कहा कि इस पर्सन ने ऐसे पिस्तौल रख के मुझसे बाइसिकल चुराई, ठीक है, या फिर मतलब कि और मुझे 500 रुपीज दे दिए। तो यहाँ पे बी का कंसर्न फ्री नहीं था, तो उन्होंने मतलब एग्रीमेंट तो हो चुका था दोनों के बीच में, देखो कंसिडरेशन भी है, ए ने ठीक है ना ऑफर भी किया, बी ने मतलब उसको कैसे ना कैसे करके एक्सेप्टेंस भी किया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वॉइड हो गया। कहने का मतलब क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज, एक या एक से ज्यादा पार्टीज के ऑप्शन में। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी एक पार्टीज के ऑप्शन पे वो है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ठीक है, लेकिन दूसरे के ऑप्शन पे वो एनफोर्सेबल नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ठीक है, लेकिन दूसरे के ऑप्शन पे वो एनफोर्सेबल नहीं है, तो ध्यान रखना, तो इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसको बोलते हैं सेकंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, सेक्शन 2I lays down that an agreement which is enforceable by the law at the option of one or more parties but not at the option of other, लेकिन दूसरे के ऑप्शन पे वो नहीं है, तो is a voidable contract. So this arises where the consent of one of the parties to the contract is not free. क्योंकि एक पार्टी, ये कब होता है, मतलब voidable, जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड हो सकता है। ठीक है, वॉइड कब हो सकता है, कि जब दूसरी पार्टी का जो कंसर्ट है वो क्या है, फ्री नहीं है। सिंपल, एक पार्टी का कंसर्ट फ्री है और दूसरी पार्टी का कंसर्ट अपने विल से नहीं है, अपने कंसर्ट फ्री नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, सो इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। अब आइए, सर्कमस्टांसेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ये सिंपल है, एट द कंसेप्शन भी, ठीक है, जैसे कि कंसंट धोखे से लिया गया है, फ्रॉड से लिया गया है, ठीक है, तो मतलब धोखे से लिया गया है, तो ऑब्वियसली उस केस में, तो अभी आपको बताया,
ठीक है, तो सिंपल है इसमें। फ्रॉड कॉर्जन का मतलब है कि दबाव में, ठीक है ना, प्रेशर में उसे डरा के धमका के, ठीक है, कि ये ले लिया गया है, तो इसका मतलब कि वो चीजें फ्री नहीं है, ठीक है ना। तो इस ध्यान रखना, कॉर्जन का मतलब होता है कि दूसरे को परसुएड करना, ठीक है ना, यानी कि उसको फोर्स से या उसे डरा के या धमका के। अब है कंसर्न कोज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। जो कंसर्न है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो कंसर्न कोज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर है कंसर्न कोज्ड बाय अनड्यू मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ए है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ए है, ए ने अपना एजेंट भेजा, ठीक है, बी, ए का एजेंट है क्या है, बी, तो बी ए के बिहाफ में सी के पास जाता है, ठीक है ना, कि ये ऑफर, कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं ना, बैंक से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, पर लेकिन हम तो अब समझ जाते हैं। मान लीजिए कि वो जो है उसने या तो बी को ऐसा लगा कि सी को मालूम है, ठीक है, कि मैं ए का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन सी ने सोचा कि ये ना ए ही है, मतलब उसने कभी बी ए को देखा नहीं, उसको लगा कि ये ए ही है, ठीक है, इसीलिए उसने ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट कर दिया। फिर बी ने बाद में कहा कि नहीं, मैं तो मतलब बी का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो कंसेंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कॉज किया गया है, तो इसीलिए फिर उसने वो एग्रीमेंट है बाद में कैंसिल कर दिया, कि वो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो गया, ठीक है ना, सॉरी वॉइडेबल है, तो वो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो सकता है, आप उसमें सोच सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें ध्यान दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे वॉइड कर सकते हैं। फिर है कंसर्न कोज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि जो भी है किसी के प्रेशर में आके, फर्स्ट में धोखे से, सेकंड में धोखा नहीं है, सेकंड में क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, दोनों से ही। और फिर उसमें क्या है, कॉजन में क्या है कि डरा के धमका के, लेकिन ठीक है ना, उसके ऊपर बंदूक रख के, आप ये है वर्ड, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में बंदूक नहीं रखी जाती, ये एक प्रेशर होता है, कि जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, चलो बीकॉम कर रहे हैं, सो आप में से भी काफी लोग होंगे अपने पेरेंट प्रेशर में स्टडी कर रहे होंगे, तो वो, तो ये सब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास बेचे कि आपको नहीं स्टडी करनी, आप लोग मत कीजिए आगे और वर्ड, ठीक है ना, अदर। तो कंसर्न है, कंसर्न इस तरीके से अगर लिया जाता है तो अभी तक तो वो एग्रीमेंट है, बाद में आप उसे वॉइडेबल हो सकता है वो एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्या है, when one party induces other to enter into an agreement the object of which is unlawful, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक पार्टी ने ये मतलब एग्रीमेंट में, दो पार्टी आपस में एंटर हो गई है एक एग्रीमेंट में, लेकिन दूसरी पार्टी को पता नहीं था कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है। अभी हमने अनलॉफुल के भी कंडीशन को स्टडी किया है, व्हेन वन पार्टी डज नॉट नो कि वो जो एक लॉफुल है वो किस टाइप का है, so when one party induces another to enter into an agreement the object of which is unlawful, कि जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है, दो इट इज नॉट नोन टू द अदर पार्टी, और ये दूसरे यानी कि अदर पार्टी को नहीं पता, और दूसरी पार्टी को बाद में पता चलता है कि वो क्या है, अनलॉफुल है, तो अगर वो अनलॉफुल है इसका मतलब कि वो आपका वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ डिफॉल्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं, इन डिफॉल्ट्स को हम स्टडी कर लेते हैं। बाय द सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट्स हैं जो कि बाद में हो जाएं, वेयर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, एग्रीमेंट तो हो गया, सब कुछ हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, लेकिन ऑफर जो था, हमें लगा कि, मुझे गलत लगा, मुझे लगा कि वो ऑफर को मैंने ढंग से प्रिटेंड करने में गलती कर दी, एनालाइज करने में,
तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना। जब वही मना कर दे, ठीक है, तो फिर वॉइडेबल हो सकता है। व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है, मान लीजिए कि जब एक पार्टी है प्रिवेंट्स करती है कि ये जो मतलब अपोजिट में उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि नहीं हमें मुझे फील हुआ नहीं ये जो मतलब है सामने वाले को मनी की नीड है वो इसीलिए कर रहा है, बाकी फिर ये चीज में उसको डेंजर है, ठीक है, तो मैं वो फिर अवॉइडेबल हो सकता है। When a one party fails to perform, देखो आपको इतने सारे सेक्शंस हैं, लर्न हो सकते हैं तो करो, नहीं हो सकते तो जो डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है लाइक कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट के, लॉफुल कंसिडरेशंस के, ठीक है, तो इन सब के आप सेक्शंस लर्न कर लो सबके। और हाँ, जिनके सेक्शंस आप अच्छे से लर्न हो प्रॉपर उन्हीं के ही लिखना, अदरवाइज गलत मत लिखना। तो व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एट द फिक्स टाइम, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि देखो कभी कभी टाइम बहुत जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, तो अगर टाइम ही निकल जाएगा तो जब एक पार्टी फेल होती है फिक्स टाइम पे परफॉर्मेंस करने के लिए, तो इफ टाइम इज एसेंशियल है, एसेंस है, तो सो consequences of rescission of voidable contract, then voidable contract is, ठीक है ना, तो जो voidable contract है is rescinded मतलब एंड हो सकता है। तो ये consequences हैं कि भाई एक आपके लिए उसका टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग ही निकल जाएगा, मान लीजिए आप ट्यूशन स्टडी करते हो, तो आपने कहा अगर जहाँ पे भी आप ट्यूशन स्टडी करते हो वहां पे आपके पास क्या है, ट्यूशन में आपके पास है क्या कंसेप्ट है कि ठीक है अगर आपने ट्यूशन स्टडी कर रहे हो, अगर सिलेबस आपका टाइम पे नहीं हुआ, एग्जाम के बाद कंप्लीट हुआ, तो फिर मतलब कोई भी उसका बेनिफिट नहीं है, तो इसका मतलब कि वॉइडेबल है। अब है आगे है, ठीक है, ये कैसे होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एंड हो जाता है एज रिगार्ड द पार्टी एट विच ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। देखो सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करेगी किस पार्टी के बिहाफ पे वो वॉइडेबल हो रहा है। आपको ये नोट्स ना काफी लंबे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप बुक में से स्टडी करने के बाद इन नोट्स पे आओगे ना, आप समझ जाओगे कि ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे गए हैं बुक्स में। वो मतलब ऐसा नहीं है, बुक्स में भी टू द पॉइंट है। अब मैं आपको कहूंगी बुक की भी रीडिंग करो और फिर इन्हें भी अच्छे से स्टडी करो, तो आपको और ढंग से ही समझ में आएगा। यहाँ से स्टडी करने के बाद, क्योंकि शॉर्ट में है, शॉर्ट में से स्टडी करने के बाद, क्योंकि आप खुद अपने बुक में से भी जो भी आपने ली होंगी बिजनेस लॉ की बुक, एमसी कुचल जो भी अगर आपकी है बुक, उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आगे उसमें अगर आप सर्च करते हो या आप उसमें देखते हो कंसेंट में, आपको यही नोट सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लगेंगे। उसकी लैंग्वेज फिर भी थोड़ी सी हार्ड है, पर उसको भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट्स, वो लैंग्वेज भी लिखनी है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो यानी कि कौन सी पार्टी से वॉइडेबल हो रहा है। So as regards the party as at whose option the contract is voidable, कि as regard कि कौन सी पार्टी के ऑप्शन पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल हो रहा है। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी, देखो ये तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर उसको लग रहा है कि नहीं, मतलब कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको लगता है कि नहीं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको दूसरी पार्टी से बेनिफिट हो रहा है, तो इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट रिस्टोर सच बेनिफिट, ठीक है, सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम होम इट हैज बीन रिसीव्ड, तो वो उसको रिस्टोर कर सकता है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस इज नॉट द बेनिफिट रिसीव। ध्यान रखना, परफॉर्मेंस का सिक्योरिटी होना, ठीक है, वो कोई बेनिफिट नहीं होगी कि मतलब कि मुझे लगता है कि नहीं ये परफॉर्मेंस होनी ही चाहिए। अगर परफॉर्मेंस जो है वो और दूसरे पर्पस के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस है, या फिर परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल है, या आपको लगता है कि नहीं ये एक नेचुरल रीजन है, ठीक है, आप अभी उसमें एक या तो आप एक लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं आए हो, तो उस केस में, या फिर एक सामने वाले को दूसरे से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, आपका कैंसिल करके वो दूसरे से डील कर रहा है, तो आपको देखना है कि उसमें आपको कितना लॉस हुआ है, अगर आपको कोई लॉस है क्या है, ठीक है, तभी तो ये उसके ये काफी उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी हो जाते हैं जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखी गई है कि कब कब एंड होगा, ठीक है ना, फ्रॉड में, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, तो इन सब में हो, इन सभी में ही इन सभी में ही जो कहीं ना कहीं जो एक पार्टी को बेनिफिट नहीं है, तभी तो वो उसको क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। तो वही लिखा है कि जब उसको इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी मतलब कि बेनिफिट अगर उसको दूसरे से ढंग से रिस्टोर हो रहा है तब, ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे ये बेनिफिट है, मैं इसी वाले जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मैं इसी से ले सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, तो वो फिर वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो एज रिगार्ड द अदर पार्टी ही नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, या फिर उसने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया या फिर नहीं हो रहा, ठीक है, तो तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है कि उसने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो वॉइडेबल जो आपको बताए हैं, अगर इन रीजंस के अलावा, ये तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी किए हैं, इन रीजंस के अलावा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ठीक है, ठीक है, अगर और अगर नोइंगली होता है या जानबूझ के बेनिफिट लेने के लिए होता है, ठीक है, तो आप उनसे को फिर कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। तो चलिए हमारा टाइम भी होने वाला है और 2 आवर्स हो चुके हैं, तो बाकी का हम ये जो थर्ड है कंसेप्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है, सो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आप अभी रुक जाइए, ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, कोई लीव नहीं करेगा, ठीक है, मैम। मैं ओके मैम। बाकी हम आगे अपना नेक्स्ट क्लास में